दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक, वन हाफ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है माय डियर स्टूडेंट कि क्वालिटी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ना कि उसके नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे। लेकिन हमने अभी तक जितने भी क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस सारे जितने भी हमने फार्मूला एक्सप्रेशन पाए हैं वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस के लिए है। अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस के लिए क्या है, अब जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप बने रहिए चैनल पे। जैसे स्टूडेंट अगर मैं इन सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व करूं, जैसे मैंने ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिना आयनाइज हुए डिजोल्व हो जाएगा। NaCl को जब हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो एक मोल Na और एक मोल Cl में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें एक मोल NaCl से एक मोल Na और एक मोल Cl मिल रहा है, मतलब कितने 2 मोल मिल रहे हैं। तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या जानते हो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे NaCl रखने पे क्या इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो गई। इन्हें अगर हम बात करें CaCl2 का, तो अगर ये आयनाइज हो तो क्या देगा, Cl2 + 2Cl-। तो एक मोल CaCl2 से कैल्शियम कितना मिल रहा है, 1 मोल, और क्लोरीन कितना, 2 मोल, तो टोटल कितने हो गए, 3 मोल। इसका मतलब है 1 मोल CaCl2 से हमें 3 आयंस मिल रहे हैं। क्या इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो यही है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो जब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, शुगर हो गया, तो ये क्या है, रिजल्ट को वेरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस है, जैसे NaCl है, CaCl2 है, तो ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को वेरी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, वेरी हो जा रहा है। 1 मोल NaCl से 2 मोल हमें 1 मोल Na और 1 मोल Cl मिल रहा है, 2 मोल हो जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग होने वाला है। अगर एक बार और देखते हैं, एक और एग्जांपल से, हमने क्या रखा है, 2 मोल एसिटिक एसिड यहाँ रखा हुआ है। अगर हम इसको बेंजीन के सॉल्यूशन में डालें तो ये डाइमर बना लेता है, तो 2 मोल से कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है, अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस यूज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, या तो उनमें एसोसिएशन होगा या फिर उसमें डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल करता हूं और एक एक करके हम इसको समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 मोल एसिटिक एसिड लिया है, उसको बेंजीन सॉल्यूशन में डाला, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। मतलब 2 मोल एसिटिक एसिड के मिलाने से हमें 1 मोल का डाइमर बन गया एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस यूज करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी करेंगे तो हमारे जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 2 तरीके के रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं, या तो आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, या तो एसोसिएट हो रहा है। तो इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को सबसे पहले वान हाफ ने क्या किया था, स्टडी किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं वन हाफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे I से। और यहां से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आना है। तो वन हाफ फैक्टर अब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अब इन चीजों को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार इमेजिन करो कि मोलर मास और I की वैल्यू यानी वन हाफ फैक्टर में कैसा रिलेशन होगा, क्या होगा। तो अगर हम वन हाफ फैक्टर को हम एबनॉर्मल मोलर मास भी बोल सकते हैं, तो मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में क्या रिलेशन होगा, थोड़ा इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में क्या रिलेशन होगा, अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, क्या आप उसको इजीली आयनाइज कर पाएंगे, या मोलर मास जिसका कम होगा उसको आप इजीली आयनाइज कर पाएंगे। तो आपका आंसर है कि जिनका मोलर मास कम होगा वो इजीली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बात आप याद रखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि आप आयनाइज ही नहीं कर पाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लाई नहीं पाओगे, तोड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन जिसकी मोलर मास कम होगी वो इजीली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो आप एक रिलेशन याद रखेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब अगर हम एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, आफ्टर द रिजल्ट हम रिजल्ट क्या ला रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है कि हाँ एक कैलकुलेशन होना चाहिए था, जैसे NaCl, ऐसा लग रहा था कि 1 मोल NaCl है तो 1 ही मोल होता, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो 2 मोल आ गया। तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे वन हाफ फैक्टर से। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखना है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कैसे एक्सपेरिमेंटल मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास चेंज हो जाते हैं। इसी को स्टडी हम करेंगे वन हाफ फैक्टर में। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। इसी तरीके से हम एक तरीका और है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन नॉर्मल वैल्यू। और अगर हम नंबर ऑफ और बेहतर समझना चाहें तो आई इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ आयंस आफ्टर ऑपरेशन और नंबर ऑफ मोल टेकन बिफोर ऑपरेशन। जैसे एक बात करते हैं कि हमने एक NaCl लिया और हमने वाटर में इसको रखा तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। अब हमको इसका आई कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद कितने आयंस हो गए 2, और नंबर ऑफ मोल टेकन बिफोर ऑपरेशन कितना लिया था 1। तो इसका आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल टू 2। तो क्या हो रहा है डिसोसिएशन, 1 मोल से कितना मिल गया 2 मोल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, जो रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है कि हाँ हमने 1 मोल NaCl से 2 मोल क्या है 2 मोल आयंस मिल गया हमें, तो ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये हमने सोच कर रखा था कि हाँ 1 मोल है तो 1 ही मोल आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये हमारा क्या है नॉर्मल वैल्यू है। यही अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि 1 मोल NaCl से 2 मोल मिला है तो हम 2 मोल आफ्टर ऑपरेशन और बिफोर ऑपरेशन 2/1 कर देंगे तो आई का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। अब एक बात है कि अगर इसको हम मोलर मास में कैलकुलेट करें, इसको अगर हम मोलर मास में कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हो। आपको पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड मास ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर इस सीक्वेंस में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मास ऑफ सबस्टेंसेस अपॉन नीचे आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ सबस्टेंसेस, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा 1 अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और ये हो जाएगा 1 अपॉन कैलकुलेटेड मास ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो कैलकुलेटेड मास ऑफ सबस्टेंसेस अपॉन एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ सबस्टेंसेस। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन में कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम पहले बात करेंगे डिसोसिएशन का। तो डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब
हमें इनिशियल स्टेट से कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि पर मोल से कितने आयंस क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, कितना मोल डिसोसिएट लिया और अपॉन टोटल मोल्स टेकन, हमने कितना मोल लिया था और कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, इसका रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो बच्चों देखिए, एक हमने कोई सब्सटेंसेस लिया, वो क्या हुआ डिसोसिएशन के बाद N1B और N2C, सपोज N3D, N4E ऐसे डिसोसिएट हो जा रहा है। तो हमने इनिशियल स्टेट में क्या लिया था, 1 मोल लिया। तो इनिशियल स्टेट में क्या हुआ, आयनाइज अभी नहीं हुआ है, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ बिफोर द ऑपरेशन। हमने क्या किया, आफ्टर द रिएक्शन जब कुछ डिसोसिएट हुए तो सपोज इसमें से मान लेते हैं अल्फा आयंस क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। जितने आयंस डिसोसिएट होंगे उतने ही बनेंगे। तो कितना मोल लिया था हमने, N मोल लिया था, तो N1 अल्फा बना। ये कितना बनेगा, N2 अल्फा। सपोज आगे होता तो N3 अल्फा, N4 अल्फा, ऐसे सुमन चलता जाता। अपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो सपोज हम मान लेते हैं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू N, तो ये टोटल कितने अल्फा डिसोसिएट होंगे, N अल्फा। तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मोल डिसोसिएटेड, कितना मोल डिसोसिएट हुआ, तो 1 माइनस अल्फा। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 माइनस अल्फा क्या है, रिमेनिंग है, कितना आयंस बचे हुए हैं, तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, इतने नंबर ऑफ आयंस अभी हैं। तो और कितना मोल हमने लिया हुआ था, 1 मोल लिया था। तो I का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। और कितना मोल हमने लिया था स्टार्ट में, 1 लिया था। तो I इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, N अल्फा माइनस अल्फा। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हम चाहे इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन है तो हो जाएगा N माइनस 1 अल्फा। इससे भी आप न्यूमेरिकल क्या है इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इससे न्यूमेरिकल आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है। सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, CaCl2 जो है, I का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। CaCl2 जो है आयनाइज होने के बाद ये क्या देगा, Cl2 प्लस और 2Cl माइनस। तो ये कितना मोल है, 1 मोल, और ये कितना मोल है, 2 मोल। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3 मोल। सपोज क्वेश्चन में लिख रहा है कि 70% आयनाइज हुआ, 70% आयनाइज हुआ। तो 70% आयनाइज का क्या मतलब है, अल्फा इक्वल टू 70/100 तो हो जाएगा 0.7%, 0.7। तो ये हमारा अल्फा हो गया। अब हम I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। तो 1 प्लस N की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 0.7, यानी 1 प्लस 2 इंटू 0.7 यानी 1 प्लस 1.4। तो हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.4। तो I का वैल्यू क्या है, 2.4। तो देखिए डिसोसिएशन के केस में I का जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। I का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो एक बात याद रखेंगे, अगर I का वैल्यू 1 है तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन I का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे देखिए इस केस में I का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अब बात करते हैं एसोसिएशन की। तो बच्चों एसोसिएशन देखते हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते हैं एसोसिएशन को लेके। तो डिसोसिएशन तो आप समझ गए कि I के वैल्यू क्या होगा, क्वांटम फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, एसोसिएशन में क्या होगा थोड़ा देखते हैं। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 मोल A लिया, तो ये डायमर बना के एसोसिएट होके क्या बना लिया, 1 मोल बना लिया A2। सपोज हमने 3 मोल लिया तो क्या बना लिया, A3। सपोज हमने 4 मोल लिया तो क्या बना लिया, A4। 5 मोल लिया तो क्या बना लिया, A5। इसी तरीके से अगर हम N मोल ले लें तो क्या बना लेगा, AN बना लेगा। इज इट क्लियर। तो अब देखिए मान लीजिए इनिशियल स्टेज में हमने 1 मोल लिया तो अभी तो रिएक्शन हुआ नहीं है, ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो 0 होगा। सपोज इसमें से अल्फा आयंस क्या हो गए,
डिसोसिएट हो गए। अब जितना अल्फा आयन डिसोसिएट होगा उतना ही बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n मोल से डिवाइड कर देंगे, अल्फा बाई n हो जाएगा। क्यों, अभी हमने यहाँ देखा तो क्या देख रहे हैं, A2 हो गया, 3A है तो A3 हो गया, n है तो AN हो जाएगा। इसी तरह अल्फा है तो अल्फा बाई n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाई n क्या हो गया है, एसोसिएट हो गया है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, जैसे मैं बता दूं, 2 मोल्स हैं, जैसे 2 बॉडी है, एसोसिएट होकर 1 बॉडी हो जा रही है, तो क्या लिखेंगे आप, 1/2, एक क्या हो गया, एक 2 से मिलके बना है। जैसे 3 बॉडी मिलके एक बना दिया गया, तो क्या लिखेंगे आप, 1/3, उसमें उस बॉडी में कितना पार्ट है, 1/3। सपोज n मिल के, n पार्टिकल्स मिल के एक पार्टिकल्स बन गए, तो एक पार्टिकल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n। तो इसी तरीके से अगर अल्फा आयन से डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई n। तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मोल ऑफ एसोसिएटेड आयंस, कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। और टोटल मोल टेकन 1, तो I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइड बाई टोटल मोल टेकन 1, मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा बाई n माइनस अल्फा, इसको अगर सॉल्व करेंगे और अच्छे से तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा। तो ये हम एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं क्या, कैलकुलेट करने के लिए, I का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, लेस देन 1। I का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, और जब लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन थे, कौन कौन सा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबके जो रिजल्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सप्रेशन हैं उनमें हम क्या करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखते हैं। तो बच्चों, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास 4 थे, RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CST, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KBM, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू KM। देखिए ये सारे फॉर्मूले सही हैं। जब हमने कौन सा सॉल्यूट यूज किया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे शुगर लिया है, ग्लूकोज लिया है, यूरिया लिया है, जो आयनाइज नहीं होंगे, तो ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, सही हैं। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस लेंगे, जैसे NaCl ले लिया, CaCl2 ले लिया, जो आयनाइज हो रहे हैं, या तो एसोसिएशन होंगे, आइदर क्या होंगे, डिसोसिएशन होंगे। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ चेंजिंग जो हो रही है नंबर ऑफ आयंस का, उसका हम कैलकुलेशन किससे किए हैं, I से। तो हम क्या करेंगे, I को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, हर फॉर्मूले में I क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू I मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पाई इक्वल टू I CST, डेल्टा TB इक्वल टू I KBM, डेल्टा TF इक्वल टू I KFM। अब एक बात और ध्यान देना है, हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट आए हुए हैं। कौन कौन से 3 रिजल्ट हैं, I इक्वल टू 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। I इज ग्रेटर देन 1 तो क्या है, डिसोसिएशन। I इज लेस देन 1 तो क्या है, एसोसिएशन। तो ये हमें 3 रिजल्ट क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे I का वैल्यू पुट करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का कंसेप्ट पार्ट, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया आज। और एक और वीडियो हम बनाएंगे न्यूमेरिकल में, जो इम्पोर्टेंट CBSE और अदर बोर्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा ताकि अब मैक्सिमम न्यूमेरिकल को क्या किया जा सके, उसमें सॉल्व किया जा सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझे होंगे, अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू वेरी मच।